हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो चलिए आज फिर से हम लोग गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता का भाग 2 देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। स्केल के बारे में बताया था, स्केल पैमाना ये सब कैसे लेते हैं, और प्रश्नावली एक के प्रश्नों को बताया था। आज हम लोग आगे के जो प्रमेय हैं और प्रश्नावली हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बहुभुजों में समरूपता। बहुभुजों में समरूपता। तो बहुभुज बहुभुज किसको बोलते हैं? तो ऐसी आकृति जिसके तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोल देते हैं। जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये सब है ना। इसको अगर एक शब्द में हम लोग बोलें तो क्या बोल देते हैं? बहुभुज बोल देते हैं। तो बहुभुज में समरूपता क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में आप सबको समरूपता या समरूप होने के नियम के बारे में बताया था। क्या क्या नियम बताया था? दो नियम बताए थे मैंने। पहला कि जो भी दो आकृतियां हैं, त्रिभुज में बताया था क्या? तो दो आकृतियां हैं उनके जो संगत कोण हैं, ठीक है, क्या बहुभुजों के, पहले लिख देता हूं। तो ये दो फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं कि बहुभुजों के जो संगत कोण हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। संगत भी बता दिया था मैंने, सेम पोजीशन में स्थित होता है उसको संगत बोलते हैं। तो संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और बहुभुजों के जो संगत भुजाएं हैं उनमें समानुपात होने चाहिए या समानुपात में होने चाहिए। बहुभुजों के संगत भुजाओं में समानुपात होने चाहिए, या हाँ इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, समानुपात होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, वो अगर दोनों आकृतियाँ फॉलो कर रही है, दोनों आकृतियाँ प्रदर्शित कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों बहुभुज क्या है? समरूप है। मान लो कि मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। और मान लो कि इसको ABC नाम दे दिए, इसको दे दिए PQR। तो दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप कब होंगे? जब ये जो कोण B है कोण Q के बराबर होगा, कोण A है वो कोण P के बराबर होगा, और कोण C है वो कोण R के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो AB है और PQ है इसका अनुपात करेंगे। AB अपान PQ ये किसके बराबर होना चाहिए? AC अपान PR। AC अपान PR। और ये इसके बराबर होना चाहिए BC अपान QR। मतलब तीनों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब समानुपात में होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है? समरूप है। और समरूप का चिन्ह क्या है? ये ऐसे, ठीक है। सर्वांग समता में इसके नीचे बराबर भी लगा देते हैं। तो ये क्या है? समरूप का चिन्ह है, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं वो बहुभुजों में समरूपता के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं थेल्स प्रमेय। लेकिन थेल्स प्रमेय देखने से पहले एक बुनियादी चीज़ है, एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। उसका उपयोग होने वाला है, तो वो त्रिभुज से संबंधित है। तो मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। त्रिभुज अगर कोणों के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार के होंगे कोण के आधार पर, ठीक है। एक होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, ये हुआ, ये हमारा क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये हुआ। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में एक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक होता है। ये सब आप लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं पिछले कक्षाओं में, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है। अब ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई तो सीधा सीधा नापते हैं ना, तिरछा थोड़ी नापेंगे। तो इसमें भी ऊंचाई हमको नापना है। तो नापना है तो ये क्या कहलाता है? ऊपर वाला हमारा शीर्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ये
ये भी शीर्ष कहलाता है, ये भी शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स बोलते हैं जिसको। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। कम से कम क्या, एक ही कोण 90 अंश होता है। और अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कम से कम एक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ये हुआ न्यून कोण, ये हुआ समकोण, और ये हुआ अधिक कोण। अब भाई ये सब चीज़ बताने का मतलब क्या है? तो इसमें क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होता है? त्रिभुजों में जो ऊंचाई है वो इसके जो शीर्ष से आधार के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं इसकी ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुजों में जो ऊंचाई होती है वो किसको बोला जाता है? इसका जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब ऊपर वाला बिंदु से ये जो आधार है नीचे, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी। अब कम से कम दूरी क्या होगा? जब यहाँ से इस पर लंब डालेंगे 90 अंश का, जो लंब है ना, लंब क्या होता है? 90 अंश की एक कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो आधार पे 90 अंश का कोण बनाए, तो वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और वही क्या होगा? इसका ऊंचाई होगा, वही उसका न्यूनतम दूरी होगा। तो चलिए, न्यून कोण का जो ऊंचाई है वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ 90 अंश, ठीक है, ये 90 अंश होना चाहिए। अब समकोण में तो पहले से ही 90 अंश है, ये पहले से है ना, ये 90 अंश पहले से है, यहाँ पे अभी बन गया हमारा 90 अंश। अब अधिक कोण में क्या होगा उसको देखते हैं। तो अधिक कोण में हमारा अंदर में, यहाँ से तो हम लोग ऊंचाई को ऐसे तिरछा तो नाप नहीं सकते, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो आधार है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे कहाँ तक बढ़ाएंगे? जहाँ तक ये जो शीर्ष है जहाँ तक गया वहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, फिर वो जो शीर्ष है उसको आधार तक ले जाएंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, 90 अंश बन गया। तो ये वाला जो है बाहर में जो बना है वही इसकी जो अधिक कोण है उसकी क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है उसको हम लोग अंदर से नहीं बना सकते, नहीं माप सकते, ठीक है। इसकी ऊंचाई कहाँ से मापेंगे? इसका जो आधार है उसको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे? जहाँ तक शीर्ष है। और शीर्ष को जब शीर्ष से उस आधार पर लंब डालेंगे तो जो ऊंचाई हमको प्राप्त होगी वही इसकी क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग अभी ध्यान में रखेंगे, थेल्स प्रमेय में उपयोग होगा। तो चलिए अब थेल्स प्रमेय देखते हैं। तो ये है हमारा थेल्स प्रमेय। आपके बुक में तो वैसे लिखा नहीं है, लेकिन पेपर में आता है, थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए करके, थेल्स प्रमेय। चलिए तो अब थेल्स प्रमेय देखते हैं। तो प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज की कोई भी एक भुजा है उसके समांतर एक रेखा ऐसी खींची जाए कि वो जो अन्य दो भुजाएं हैं, ठीक है, उनको अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी इसका मतलब काटेगी, ठीक है। तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो कैसे करती है? तो पहले तो चित्र बनाएंगे तब आप लोग को समझ आएगा। तो मैं चित्र पहले बना लेता हूँ। एक त्रिभुज है, ये हुआ त्रिभुज, ये हुआ हमारा इसकी दूसरी भुजा है, ये हुआ इसकी तीसरी भुजा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक भुजा के समांतर, मान लो कि आधार इसके समांतर एक रेखा ऐसी खींची जाए कि ये क्या करे? अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा क्या हो गया? चलिए पहले नाम दे देता हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो ये मान लो कि ए बी सी तीन बिंदु हैं, या बोल सकते हैं तीन, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसकी एक भुजा क्या है? बी सी है। तो बी सी के समांतर एक रेखा ऐसी खींची जाए, मान लो कि बी सी के समांतर खींची गई रेखा क्या है? डी है। और ऐसा खींचा जा रहा है कि ये जो भुजा है बी सी के समांतर है ना, समांतर किसको बोलते हैं? जिनके बीच की दूरी क्या रहती है? हमेशा समान अंतर पे स्थित होता है, ठीक है।
तो ए बी को ये डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, काट रहा है, और ए सी को कहाँ पे काट रहा है, ई पे काट रहा है। अब तो बोल रहा है अगर प्रतिच्छेद करती है तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या बोल रहा है, तो यह जो डी ई है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि ए डी अपान डी डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये होना चाहिए। इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब ए डी और डी बी का जो अनुपात है वो ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, तो उसको थोड़ा सिस्टेमेटिक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो जो चीज़ हमको पता है, ज्ञात है या दिया है, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पहले लिखना है, आपकी बुक में तो डायरेक्ट दे दिया है उत्पत्ति करके, मैं थोड़ा सिस्टेमेटिक बताता हूँ। ठीक है, तो दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है कि एक त्रिभुज, अब त्रिभुज को मैं त्रिभुज छोटा सा बना के प्रदर्शित करूँगा। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजा ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को डी व ई पर काटती है या मिलती है, लिख सकते हो जैसा भी आप लोग चाहो। इतना चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और नहीं दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है तो पता चल गया, अब सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है, प्रमेय जो बोला है उसी को, उसी के आधार पे आप लोग को सिद्ध करने है, लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब बोल दिया त्रिभुज है, उसके एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, और अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो क्या होगा, जो अन्य दो भुजा हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये तो हम लोग ले लिए, समांतर खींची गई हैं। अब दूसरा चीज़, दूसरा पार्ट को हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ए डी अपान जो समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करती बोला ना उसको, तो एक ही अनुपात में कैसे विभाजित करेगा, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, अब सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा इस त्रिभुज में। ठीक है, डायरेक्टली तो सिद्ध नहीं कर सकते, इसमें कुछ कुछ चीज़ रचना करना पड़ेगा, अपने से बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको सिद्ध कर पाएंगे। चलिए रचना करते हैं। तो रचना में क्या करना पड़ेगा, जो जो चीज़ करेंगे उसको लिख लेना है। ठीक है, तो मैं पहले तो इसमें करके दिखा देता हूँ। ये डी से जो ए ई है उस पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, डी से ए ई पर लंब डालते हैं। चलो, तो डी से ए ई पर एक लंब डालते हैं, ये डाल दिया मैं। और ये जो ई है उससे ए डी पर भी क्या करेंगे, हम लोग लंब डालेंगे। तो लंब डालेंगे तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा। लंब डालेंगे मतलब कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं, या लंब मैंने जैसे त्रिभुज, पिछले वाले त्रिभुज शुरू में बताया था ना इस प्रमेय के, वैसी। ठीक है, बी से ई को मिलाते हैं, बी से ई को मिला देते हैं। आप लोग डॉटेड भी कर सकते हो और सीधा सीधा भी खींच सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, रचना। सिंपली रचना को डॉटेड से खींचा जाता है, लेकिन चलिए मैं अलग कलर में कर रहा हूँ, इस कारण डॉटेड में खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग खींच लेना। तो ये क्या हो गया हमारा रचना, बी को ई से मिलाए, डी को सी से मिलाए, और डी से ए ई पर एक लंब डाले, और इसको क्या नाम दिए, डी एम। और ई से ए डी पर लंब डाले, इसको क्या नाम दिए, डी एम। डी एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रचना। तो उसको भी लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिखना है कि बी को ई से मिलाए, डी को सी से मिलाए, बी को ई से मिलाए, डी को सी से मिलाए,
फिर जो डी एम है वो कहाँ पे लंब है, ए ई पर लंब है। तो इसको आप लोग ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लंब है के निशान ये होता है उल्टा टी। उल्टा टी जो है वो लंब का निशान है, 90 अंश का निशान है। ठीक है, तो डी एम किसके ऊपर लंब है, अभी मैं बताया ना, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो डी एम लंब है क्या हुआ, ए ई पर, यही है, या ए सी पर बोल सकते हैं, ए सी पर लंब है, ये पूरा भुजा पे लंब है ना, तो ए सी पर। अभी भुजा की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ई एन जो लंब है, ई एन लंब है, ये पूरा भुजा पे लंब है, ए बी पर। ये डी ई तो बाद में आया ना, हमारा ए बी पहले से था, तो ए बी पर। तो ये इतना चीज़ हमको पहले करना है। चलिए अब करते हैं हम लोग इसको सिद्ध। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ लिखते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करना है आपको, त्रिभुज। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल पहले लेना है। ऊपर वाला जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है उसको पहले देखना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है, यही होता है ना। तो 1/2 गुणित, अब ए डी ई में एक बार आधार क्या है हमारा, ए डी है, ये है ना आधार। ठीक है, अगर देखा जाए ये भी आधार है, ये भी आधार है, लेकिन हमको जिस तरफ से लेना है उसी को देखना है। ठीक है, तो ए डी है, तो ए डी ई में ए डी क्या है हमारा, आधार है, तो आधार की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए डी। और ऊंचाई क्या हो गया हमारा, देखिए एन ई हो गया, या ई एन जैसा भी आप लोग बोलो, क्योंकि 90 अंश जो रहता है वही उसका क्या रहता है, ऊंचाई रहता है। मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, तो ई एन क्या हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई, ये हुआ। अब त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल को हम लोग दूसरे तरीके से भी दर्शा सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे ही इसी प्रकार जो है, यहाँ इसी प्रकार मत लिखिए, यहाँ तथा लिख दीजिए, तथा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं वो शुरू में जो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज वाला चीज़ है वो बताया था। पहले चित्र में देखिए बी डी ई क्या है, बी डी ई ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ आ गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/2, आधार तो हमको मिल जाएगा, बाद आधार क्या मिलेगा, बी डी हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या हो गया हमारा, आधार बी डी गुणित ऊंचाई। अब ऊंचाई को डी सी को मत ले लेना। ठीक है, डी सी कहीं 90 अंश है क्या, यहाँ से 90 अंश नहीं, यहाँ से 90 अंश नहीं है। ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, अगर इसको घुमा के देखा जाए आकृति को, तो ये क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से अधिक कोण है ना, ये देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसा है। ठीक है, ये उल्टा बन गया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या करते हैं हम लोग, उसका जो वो है लंबाई उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इधर, जैसे कि यहाँ पे बढ़ा दिया हूँ मैं, यहाँ तक बढ़ाया, और उसके शीर्ष से क्या करते हैं, फिर लंब डालते हैं, वही उसकी क्या रहती है, ऊंचाई रहती है, यही रहता है ना। तो इसकी जो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको शुरू में बता दिया था। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बी डी गुणित ई एन। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, ई एन। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसी प्रकार सेम, फिर से मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, इसी प्रकार एक काम करता हूँ, चित्र को यहीं लेके आता। तो इसी प्रकार देखिए, फिर से त्रिभुज ए डी लेते हैं।
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 2 बार ले रहे हैं ना। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे, तो 1/2 पहले इस तरफ से लिए थे, लेफ्ट साइड से लिए थे, अब राइट साइड से लेंगे उसी को, ठीक है। तो फिर 1/2 आधार क्या है हमारा, AE है, गुणित अब ऊंचाई यहाँ पे DM हो जाएगा, ठीक है। DM जो 90 अंश इधर बना है तो ये हो जाएगा, तो DM। फिर इसको समीकरण 3 दे देते हैं। और तथा त्रिभुज सेम DC या DEC, जैसा भी आप लोग चाहो, जैसे BDE लिए थे वैसे ही CED ले सकते हैं हम लोग। बुक में जो दिया है उसी को मैं लेता हूँ। तो बुक में दिया है DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणित DEC में फिर वही आधार क्या है हमारा, EC है, गुणित ऊंचाई क्या है हमारा, DM है। जो DM है, क्योंकि इसको ये अधिक कोण हो गया हमारा, इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से ऊंचाई क्या हो गया हमारा, DM हो गया। ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को भाग दे दीजिए, 1/2 करने पर समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक हमारा क्या है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD गुणित EN, और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल 1/2 BD गुणित EN। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणित AD गुणित EN बटे 1/2 गुणित DB गुणित EN। ये कटा EN और EN कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, AD बटे DB आ जाएगा, जो हो गया हमारा समीकरण 4 हो गया था क्या, समीकरण 5 ले लेते हैं इसको, ठीक है। सेम जो है हमारा समीकरण 3 और 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को दिए ना, वैसे ही समीकरण 3 भागित 4 करने पर, तो त्रिभुज क्या है, समीकरण 3 हमारा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 AE इंटू DM, और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 EC गुणित DM। इसको लिख लीजिए। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित AE गुणित DM बटे 1/2 गुणित EC गुणित DM। फिर यहाँ से ये कटेगा, DM कटेगा, तो AE बटे EC 5 हो गया था क्या, ये समीकरण 6 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, अभी हमारा ये फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, तो AE बटे EC हमारा आ गया जो शुरू में सिद्ध करना था, और AD बटे DB ये भी आ गया हमारा, शुरू में सिद्ध करना था। अब इनको बराबर करना है, तो बराबर कैसे करेंगे, इधर का जो क्षेत्रफल ऊपर वाला तो समान है, AD का क्षेत्रफल इसमें भी है और AD का क्षेत्रफल इसमें भी है। अब भाई हमको त्रिभुज जो DEC है, नीचे वाले जो त्रिभुज है उनको अगर बराबर हो जाए तो ये जो दो राइट हैंड साइड के जो दो चीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका जो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है और इसका त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है, वो अगर बराबर हो जाए तो AD अपन DB बराबर AE अपन EC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर कैसे करें, तो इसके लिए एक और नियम को उपयोग हम लोग करेंगे। वो नियम क्या कहता है कि एक ही आधार, ठीक है, पहले देख लेते हैं ये दोनों त्रिभुज है कहाँ पे, BDE कहाँ पे है, ये है BDE ये वाला, और DEC कहाँ पे है, ये है DEC या CDE जो भी हो, ये वाला है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ही लिए थे ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो बाजू वाला है वो, ठीक है। तो वो नियम क्या कहता है, ये दोनों त्रिभुज कब बराबर होंगे, तो एक ही आधार, ठीक है, तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें एक ही आधार क्या है हमारा, देखिए DE है, त्रिभुज BDE में भी DE है, यहाँ पे देखिए ये,
और त्रिभुज CDE या CED में भी जो हमारा जो आधार है वो क्या है, DE ही है। ठीक है, मतलब इन दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, सेम है। और ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई है, DE और BC के बीच बने हैं ना। तो जब ये दोनों स्थिति अगर रहेगी तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ का हम लोग उपयोग करके क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को बराबर करेंगे। चलिए उसी को लिखता हूँ। क्या है, त्रिभुज जो BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE पर बने दो त्रिभुज हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 6 हो गया था, ये हो गया 7। अब देखिए BDE का क्षेत्रफल DEC के बराबर हो गया, तो अगर मैं दोनों जगह में सेम चीज़ रख दूँ, DEC के जगह में BDE रख दूँ, तो यहाँ पे भी BDE का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, और यहाँ पे भी त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अतः मैं यहाँ फाइनल लिखता हूँ, फाइनल क्या जाएगा, अतः समीकरण 5, 6 एवं 7 से, सॉरी ये 5, 6, 7 से हो जाएगा। ये 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ। क्या हो जाएगा, AD अपान DB बराबर AE अपान EC। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय है। और ये जो है प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, 3-4 बार बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न में आना ही आना है, पेपर में आता ही है, आएगा ही, देख लेना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रमेय 2 देखते हैं। तो प्रमेय 2 जस्ट इसका उल्टा है, विलोम, इसी का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय का विलोम लिखिए और सिद्ध कीजिए, इसलिए इस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध किया जा सकता है, दिखे ना। तो देखते हैं, तो यदि एक त्रिभुज, एक रेखा जो है उल्टा कैसे बोलेंगे इसी को, तो त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा, तो पहले तो त्रिभुज में बना ही लेता हूँ। ठीक है, मैं ये जो प्रमेय है उसको बस आप लोग को समझाऊंगा, सिद्ध तो आपको ही करना है, बुक में दिया है तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करके आप लोग देखेंगे इसको, बस मैं इसको समझाने वाला हूँ। ये एक मान लो कि त्रिभुज है, तो क्या बोला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पहले प्रमेय में क्या था, इसका जो थेल्स प्रमेय था उसमें यदि किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो जिन दो बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को काटती है उनको समद्विभाजित करती है, ऐसा पढ़े थे हम लोग। ये ADC ऐसे ही पढ़े थे ना। इसमें उल्टा बोला है, ठीक है, समानुपात में विभाजित करती है। अब उल्टा जाएंगे हम लोग, अगर कोई रेखा, ठीक है, किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है और समानुपात में काटती है। ठीक है, अगर कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है अलग अलग बिंदु पर, ठीक है, तो वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लो कि ये PQ है, या DE लिए थे क्या, तो अगर यदि
ए डी अपान डी बी है बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी दोनों आपस में बराबर हैं तो या समानुपात में है, तो ये जो डी है वो समांतर है किसके, बी सी की। मतलब कि जो डी ई भुजा है वो बी सी के समांतर होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, जस्ट उल्टा है। पहले हम लोग क्या लिए थे, ये इसके समांतर था तो इसको सिद्ध किए थे। अब ये हमको दे दिया गया है, अब ये क्या करना है, हमको समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर आप लोग बुक में दिया हुआ है, इसको सिद्ध करके देखेंगे, लेकिन इसको समझने जरूरी है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न हमको अभी करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न वाली 1 का तीसरा प्रश्न है। पहला और दूसरा प्रश्न पहला प्रश्न वाली 1 के जैसे है, तो उसको आप लोग देखेंगे, अपने से बनाएंगे। मैं सीधा तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ, और तीसरा प्रश्न में भी मैं 1 और 2 बताऊंगा। तीसरा प्रश्न आप लोग इसी का तीसरे का तीसरा आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो आकृति 12(1) ये है आकृति 12(1). क्या बोला है, एम एन समांतर एस टी। जो एम एन है ये वाला एम एन वो एस टी के समांतर है, तब निम्नलिखित का मान पता कीजिए। तो हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। चलिए हल पहले लिखता हूँ। पहला क्या करना है, टी एन अपान एन आर बताना है। ठीक है, ये दो नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बोला है, टी एन अपान एन आर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई त्रिभुज में कोई भुजा, ठीक है, तीसरी भुजा के एक भुजा के समांतर खींची जाए, जैसे कि इसमें दिया गया है, तो वो जो भुजा है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज क्या है हमारा, आर एस टी है। आर एस टी में क्या बोला है, एम एन समांतर एस टी है, अतः थेल्स प्रमेय लिख सकते हो या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से भी लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो आर एम अपान एम एस, आर एम अपान एम एस एक जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये इसका जो अनुपात है वो इस ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, आर एन अपान एन टी। आर एन अपान एन टी। अब देखिए यहाँ हमको क्या क्या चीज़ पता है। देखिए आर एम कितना दिया है, अब इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ करता हूँ मैं, आर एम कितना दिया है हमको, 6 दिया है प्रश्न से। देखिए एम एस कितना दिया है, 3 दिया है। आर एन कितना दिया है नहीं पता है हमको, और एन टी भी हमको नहीं पता। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से कुछ आएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आर एन अपान एन टी बराबर क्या आ गया, 2/1। या इसको अगर मैं पलट दूंगा तो इधर भी पलट जाएगा, तो एन टी अपान आर एन बराबर 1/2 हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था, क्या, टी एन अपान एन आर है। तो एन टी को मैं अगर टी एन भी लिख सकता हूँ, यह है ना, एन टी को मैं टी एन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आर एन को मैं एन आर भी लिख सकता हूँ। तो इसी को मैं अगर लिखूँ अच्छे से तो क्या लिख सकता हूँ, टी एन अपान एन आर बराबर 1/2। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये जो दोनों प्रमेय पढ़े हो वो फालतू नहीं है, उसी का यूज़ करके ही ये प्रश्नावली बनेगा। ठीक है, तो दोनों प्रमेय को आप लोग को अच्छे से समझना है। चलिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, टी आर अपान एन आर, ठीक है, उसको देखते हैं। तो चलिए इसमें भी वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ही लगेगा। ठीक है, जो चित्र में दिया है। ओह सॉरी, तो क्या था, आर एम अपान एम एस, सेम यहाँ जो लगाए थे ना वही चीज़। ठीक है, फिर से पुनः करके लिखेंगे, आर एम अपान एम एस इक्वल टू आर एन अपान एन टी। चलिए सॉरी, आर एम अपान एम एस इक्वल टू आर एन अपान एन टी, ये था आर एन अपान एन टी। अब यहाँ टी आर जो है थोड़ा सा अलग है। देखिए टी आर ये पूरा भुजा का अनुपात पूछा है, ठीक है, अपान एन आर
पूरा भुजा बटे ये ऊपर वाला जो भुजा है उसका अनुपात क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो पूरा भुजा लाने के लिए हमको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे होगा, पहले तो जो जो चीज़ हमको पता है उसको मान रख देते हैं। आर एम का मान कितना था, 6 था क्या, और एम एस का मान कितना था, 3 था, बराबर आर एन पता नहीं है, अपान एन टी या एन आर, इसी को एन आर या आर एन जो भी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आर एन को मैं एन आर भी लिख सकता हूँ, इसमें एन आर दिया है इसलिए, और टी एन को तो एन टी या टी एन जो भी लिखो, बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यही होगा। अब यहाँ एन आर जो है वो नीचे है तो इसको भी उलट लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, एन टी बटे एन आर बराबर ये भी उलट जाएगा, तो ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। अब हम लोग एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो एन टी अपान एन आर प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1। तो एन टी प्लस ये अगर लघुत्तम वगैरह लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर यहाँ तिर्यक गुना हो जाएगा, तो एन आर का गुना एन 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन आर आ जाएगा, अपान एन आर का गुना 1 से होगा तो एन आर। लघुत्तम वाला सिस्टम तो आप लोग जानते हो ना, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, और नीचे वाले का गुना नीचे में। यहाँ भी सेम वैसे ही हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 1 धन 1 एकम 1, 2 एकम 2, और नीचे में 2 एकम 2, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए चित्र में एन टी प्लस एन आर क्या है, तो एन टी प्लस एन आर ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, टी आर बन जाएगा। ठीक है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, टी आर ही बनेगा ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, टी आर, और एन आर तो पहले से ही है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3/2, और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बनाना है आप लोग को। प्रश्न क्रमांक 3 आप लोग ट्राई करेंगे अपने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, चौथा आप लोग ट्राई करेंगे। पांचवा क्या बोला है, आकृति में डी ई समांतर ए ई और डी ई समांतर ए सी है, सॉरी डी एफ समांतर ए ई और डी ई समांतर ए सी है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है चित्र पे। ठीक है, चित्र में आप लोग को खोजना है कि थेल्स प्रमेय कहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ समांतर दिया है। जब भी त्रिभुज में कोई भुजा समांतर है किसी भुजा के, ठीक है, तो आप लोग को फट से दिमाग में क्या आना चाहिए, थेल्स प्रमेय आना चाहिए। थेल्स प्रमेय क्या है, जो अनुपात क्या रहता है, समान रहता है, वही थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ क्या है हमारा, ये वाला है, ये जो है वो क्या है हमारा डी एफ समांतर ए ई, ये हमारा ए ई है, ये दोनों समांतर है बोला है। वैसे डी जो है वो किसके समांतर है, ए सी के समांतर, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है, ये बोला है। तो सिद्ध करना है हमको बी एफ, ये जो बी एफ है नीचे वाला बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी, बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी। ठीक है, मतलब ये छोटा जो त्रिभुज है उसकी जो भुजाओं का जो अनुपात है वो बड़े त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के क्या है, बराबर है। चलिए देखते हैं, तो हल करते हैं। क्या चीज़ दिया है उसको पहले लिख लीजिए। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, इसको मैं मिटा देता हूँ तो आप लोग को क्लियर समझ आएगा। ओ सॉरी, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए त्रिभुज डी एफ और ए ई कहाँ पे है, तो डी एफ देखिए थोड़ा सा उल्टा दिखेगा आप लोग को, डी एफ और ए ई कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज बी ए ई या ई बी ए जो भी बोलो आप लोग, तो त्रिभुज बी ए ई में क्या दिया है, डी एफ समांतर ए ई दिया है। ये जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। ठीक है, तो जब समांतर रहता है तो, और क्या दिया है, पहले सब चीज़ जो चीज़ दिया है उसको पहले लिख लो, उसके बाद और दिया है हमारा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है,
डी ई जो है वो समांतर है ए सी के, जो डी ई है वो ए सी के समांतर है, वो बड़ी त्रिभुज में है। इतना चीज़ हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले तो अतः त्रिभुज बी ए ई में थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए ई में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो बी डी अपान डी ए, यही होगा, बी डी अपान डी ए बराबर बी एफ अपान एफ ई हो जाएगा, बी एफ अपान एफ ई हो जाएगा। ये समीकरण 1। चलिए सेम यहाँ भी हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, तो ए बी सी में देखिए जो डी ई समांतर है उसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो ए बी सी में थेल्स प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डी ई है वो ए सी के समांतर है, तो बी डी अपान डी ए यहाँ भी आ जाएगा, बी डी अपान डी ए बराबर बी ई अपान ई सी हो जाएगा, ठीक है। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, फिर से मैं ले जाता हूँ, बी डी अपान डी ए होगा, क्योंकि ये जो बड़ा त्रिभुज है उसमें ए सी के जो समांतर वो डी ई है, तो ये डी और ई बिंदु बस को आपको देखना है, बी डी अपान ए ई डी ए, बी डी अपान डी ए बराबर बी डी अपान डी ए बराबर बी ई अपान ई सी, बड़ा वाले देखना है ना, बी ई अपान ई सी, बी ई अपान ई सी, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में देखिए बी डी अपान डी ए बराबर बी एफ अपान एफ ई और बी डी अपान डी ए बराबर बी ई अपान ई सी, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी, यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रश्न बन गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोला है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए पहले तो जो त्रिभुज है उसको मैं बना लेता हूँ, प्रश्न में नहीं दिया है, तो यहाँ जो बोला है उसको पहले देखता हूँ। एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो पहले त्रिभुज बना लेना है आप लोग को। उसकी जो भुजा पी क्यू, पहले तो इसको नाम दे देते हैं, क्या है, पी क्यू आर। अब इसकी जो भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु क्या है, ई और एफ स्थित हैं। मान लो कि ये ई और यहाँ पे एफ है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर। तो अगर मैं ई को एफ से मिला दूं तो क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा, ये इसको जो दिया है बिंदु, जो इसकी लंबाइयाँ दी गई है उसको देख करके हमको बताना है। देख करके बताना है इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके देखना है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं हल। क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं, ई और एफ पर स्थित हैं। तो नीचे में ये देख के बताना है। तो हमको फिर से यहाँ पे जहाँ भी समांतर पूछा रहेगा या दिया रहेगा
तो वहाँ पर क्या करना है, थेल्स अप्रमेय उसका विलोम लगाना है। अब यहाँ पर हमको पहले से नहीं बोला कि ये समांतर है इसके, ठीक है, तो थेल्स अप्रमेय नहीं लगेगा, उसका विलोम लगेगा। तो विलोम कैसे यूज़ करेंगे, तो विलोम में क्या होता है, पहले अनुपात दिया रहता है और अनुपात अगर बराबर हो तो वो जो भुजा है वो समांतर हो जाएगी। यही पढ़े हैं ना हम लोग थेल्स अप्रमेय का विलोम, तो इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि पी अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर हो तो क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो समांतर होगा क्यू आर के, यही होगा। तो पी ई का मान यहाँ रखिए 3.9, ई क्यू का मान रखिए 3 बराबर पी एफ का मान रखिए यहाँ पे 3.6 और एफ आर का मान रखिए 2.4। अब दोनों तरफ को भाग दे देते हैं, मैं अलग से देता हूँ। 3.9 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 0.3 3 9, 1.3 आएगा यहाँ पे। अब ये बराबर है कि नहीं इधर से पता चलेगा, ठीक है। तो 36/24 से मान के चलो, 12×36 और 12×2 24, मतलब 3/2 और 3/2 करेंगे तो 1.5 आता है, 2 एकम 2 और 2 पंचे, तो 1.3 जो है वो 1.5 के बराबर नहीं है, ठीक है। 1.3 1.5 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, दिए गए मान के लिए जो ई एफ है वो समांतर नहीं होगा क्यू आर के, या यहाँ पे लिखेंगे समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ठीक है। जिसमें पी अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान अब रखोगे आप लोग, दूसरा और तीसरा प्रश्न आप ही लोग बनाना है, ठीक है। तो इसमें अगर मान रखोगे और ये जो मान है ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या लिखोगे, ई एफ समांतर क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और ये प्रश्नवाली के जो बाकी बचे प्रश्न आप लोग कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगा तो मुझे बताएंगे, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही करते हैं, अगला वीडियो में मैं प्रश्नवाली 3 स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।